हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम ईस्टर्न लॉजिका इन्फोवे के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है 1995 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 25 साल से ज़्यादा ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, अराउंड 2 से 3 बिजनेसेस के अंदर हमें ये कंपनी नजर आती है। अगर हम पहले बिजनेस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे रिटेल के जो आउटलेट्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे जो मल्टी ब्रांड के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, खास करके अगर आप देखोगे जो स्मार्टफोन्स होते हैं, जो हार्डवेयर होते हैं और जो सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, तो वो ये कंपनी सेल करने का काम करती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी सॉल्यूशंस होते हैं जो कंपनीज को दिए जाते हैं, मेनली जो आईटी के फॉर्म में जो सिक्योरिटी सॉल्यूशन दिए जाते हैं, तो वो भी ये कंपनी सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने का ये कंपनी काम करती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो अभी करंटली हमें कंपनी के 4 ऑफिस टोटल इंडिया के अंदर नजर आते हैं। 11 कंपनी के टोटल हमें रिटेल स्टोर्स नजर आते हैं और 2 कंपनी के हमें डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स नजर आते हैं। और उसके अलावा कंपनी के थोड़े बहुत जो वर्चुअल ऑफिस होते हैं वो भी हमें यहाँ पे नजर आते हैं। और लगभग 11 सिटीज के अंदर इंडिया के अंदर ये कंपनी का प्रेजेंस हमें नजर आता है। और अगर हम इंडिया के अंदर कैसे मॉडल के ऊपर ये कंपनी काम करती है, तो देखिए, लीज रेंटल मॉडल के ऊपर ये कंपनी काम करने का काम करती है। यानी कि रेंट वगैरह पे लेके, यानी कि प्रॉपर्टीज को ओन करके, यानी कि प्रॉपर्टीज को खरीद के यहाँ पे कंपनी आउटलेट नहीं चलाती है। मेनली यहाँ पे लीज रेंटल के बेसिस पे यहाँ पे कंपनी रिटेल सेक्टर के अंदर काम करती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे यहाँ पर, अगर हम कंपनी के कुछ कस्टमर्स की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे ईशा कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, चेकर्स इंडिया टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, बालाजी सॉल्यूशंस लिमिटेड, आकांक्षा डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड और फार ईस्ट एक्सिम वेंचर प्राइवेट लिमिटेड, ये 4-5 कंपनीज हमें यहाँ पे कंपनी की कस्टमर्स नजर आती है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के कौन कौन से स्टेट के अंदर यहाँ पे कंपनी का प्रेजेंस है, तो देखिए, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु, तो यहाँ पे लगभग 7 से 8 स्टेट के अंदर हमें यहाँ पे कंपनी का प्रेजेंस नजर आता है। तो ये देखिए, यहाँ पे 4 ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर यहाँ पे ये कंपनी बिजनेस करती हुई नजर आती है। अगर हम रिटेल कैटेगरी के अंदर देखेंगे तो स्मार्टफोन्स वाला एरिया हो जाता है। आईटी के जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं वो ये कंपनी सेल करने का काम करती है। उसके अलावा सर्विसेज, ई कॉमर्स और डिस्ट्रीब्यूशन वाले ये 4 बिजनेसेस के अंदर ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब आपका बिजनेस ही अगर आप इतना कम कर रहे हो, हार्डली 2 या 2.5 करोड़ के लगभग का आपका नेट प्रॉफिट अगर अभी हो रहा है, और तभी अगर आप 4 बिजनेस में अगर आप वाइड स्प्रेड अभी काम कर रहे हो, एक बिजनेस के ऊपर अभी आपका फोकस नहीं है, तो वहाँ पे ये सीधा क्लियर कट इंडिकेशन ये दिख रहा है कि जो कंपनी के प्रमोटर्स है उनके पास में ये कैपेबिलिटी नहीं है कि एक ही बिजनेस को वहाँ पे 100 करोड़ के नेट प्रॉफिट पे वो लेके जाना चाहते हो। तो वैसी चीज़ें मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। तो उस पॉइंट से देखा जाए तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे नेगेटिव नजर आती है। अब अगर मैं ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए, नॉर्मली वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए, यानी कि जो डेली टू डेली कैश के रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल से पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, गौरव गोयल और श्वेता गोयल ये दोनों में कंपनी के प्रमोटर्स नजर आते हैं। अब अगर हम रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे लगभग 498 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो ये नंबर कोविड वाले ईयर में गिर गया था, लेकिन उसके बाद में 615 करोड़ के लगभग ये रेवेन्यू का नंबर गया था। और अभी अगर अभी 6 महीने के परफॉर्मेंस की अगर हम बात करेंगे तो 305 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें नजर आता है। यानी कि इंडिकेशन दे रहा है कि ये साल भी लगभग 600 करोड़ से ज्यादा के रेवेन्यू के नंबर कंपनी के हो सकते हैं। लेकिन देखिए, जब रेवेन्यू के ग्रोथ वगैरह इतने ज्यादा हमें देखने को मिल रही है, लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे लगभग 150 करोड़ से ज़्यादा कंपनी के रेवेन्यू के नंबर हमें बढ़ते हुए नजर आए थे। लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पर अगर आप देखोगे 2 करोड़ 33 लाख से हमें यहाँ पे 2 करोड़ 85 लाख के लगभग हमें यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट का नंबर होता हुआ नजर आया है। यानी कि हार्डली 50 लाख रुपए कंपनी का प्रॉफिट का नंबर बढ़ा है, जबकि रेवेन्यू का नंबर 150 करोड़ से बढ़ा है। तो यहाँ पे मार्जिन बहुत बड़ा रोल हमें प्ले करता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे कोई ज़्यादा यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट के जो मार्जिन है वो यहाँ पे कम होकर कंपनी के रेवेन्यू के नंबर बढ़े हैं। तो ऑल ओवर देखा जाए तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे अच्छी नजर नहीं आती है। अगर हम टोटल एसेट की अगर हम बात करेंगे तो भले ही 84 करोड़ से लगभग अगर हम देखेंगे तो ये एसेट का नंबर 125 करोड़ के लगभग हमें नजर आता है। देखिए, 3 साल में हार्डली 40-50% की ग्रोथ हमें एसेट के अंदर देखने को मिली है। तो ये भी एक नेगेटिव नंबर हमारे सामने यहाँ पे नजर आता है। अगर हम टोटल बोरिंग की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 29 करोड़ के लगभग कंपनी की बोरिंग थी और अभी ये नंबर चल रहा है 56 करोड़ पे। तो देखा जाए तो रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो बोरिंग का नंबर इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो इतना ज्यादा बोरिंग का नंबर है, इसी की वजह से कहीं ना कहीं जो प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी की हमें कम होती हुई नजर आ रही है।
क्योंकि देखिए अगर 50 करोड़ से ज़्यादा का लोन अगर कंपनी ने लिया हुआ है तो हार्डली यहाँ पे 6.5 से 7 करोड़ का जो इंटरेस्ट कॉस्ट है कंपनी का, वो यहाँ पे हर ईयर कंपनी का कम से कम उतना पैसा लग रहा होगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने यहाँ पे देखना चाहिए। और अगर अभी हम 6 महीने के भी नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 1.33 करोड़ का ही नेट प्रॉफिट कंपनी को हुआ है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 2.5 से 3 करोड़ के लगभग के नेट प्रॉफिट के नंबर्स हमें यहाँ पे कंपनी के ये फाइनेंशियल ईयर में होते हुए नजर आएंगे। तो ऑल ओवर देखा जाए तो फाइनेंशियल एज अ होल अगर हम रेवेन्यू वाइज अगर हम बात करेंगे ग्रोथ ज्यादा है, लेकिन मार्जिन को लोअर करके यहाँ पे अगर रेवेन्यू नंबर बढ़ रहा है तो वो चीजें हमें यहाँ पे नेगेटिव नजर आती है। अब अगर हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 5 जनवरी को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 9 जनवरी को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 225 रुपीज पर शेयर पे कंपनी शेयर दे रही है। 600 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है। और अगर हम आईपीओ के इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 16 करोड़ 94 लाख रुपीज का आईपीओ में नजर आता है। इसमें से 14 करोड़ 94 लाख रुपीज यहाँ पे कंपनी के पास में जाने वाले हैं और 2 करोड़ रुपए यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स के पास में जाने वाले हैं। और ये कंपनी बीएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी लिस्ट होने वाली है। 50% का हमें यहाँ पे एचएनआई कोटा नजर आता है और 50% का हमें यहाँ पे रिटेल कोटा नजर आता है। यानी कि लगभग अगर आप देखोगे 7-7.5 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 12 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 13 जनवरी को आपको रिफंड मिल जाएगा और अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 16 जनवरी को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे और 17 जनवरी को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो देखिए अगर आपको यहाँ पे अगर 1 लॉट की एप्लीकेशन अगर आपको लगानी है तो उसके लिए 1,35,000 रुपीज़ लगेंगे। और अगर आपको 1 लॉट से ज़्यादा की एप्लीकेशन अगर आपको लगानी है तो आपको एचएनआई कोटा में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। तो देखिए एचएनआई कोटा में यहाँ पे प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अलॉटमेंट मिलने वाली है। यानी कि अगर आप 100 लॉट की एप्लीकेशन लगाते हो और अगर आईपीओ 50 टाइम अगर एचएनआई कोटा में सब्सक्राइब होता है तो आपको वहाँ पे 2 लॉट मिलेंगे। और अगर आप अगर आईपीओ 100 टाइम सब्सक्राइब होता है और वहाँ पर अगर आप 2 लॉट की एप्लीकेशन लगाते हो तो आपकी एप्लीकेशन टोटली रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जिन लोगों ने 100 लॉट की एप्लीकेशन लगाई होगी उन्हें वहां पे अलॉटमेंट मिलेगी। तो ये बात आपको माइंड में रखनी होगी। तो अगर आपको लॉटरी के बेसिस पर ही जाना है तो आपने यहाँ पे रिटेल कैटेगरी में ही एप्लीकेशन लगानी चाहिए। अगर 2-3 लॉट की एप्लीकेशन ही अगर आपको लगानी है तो आपके फैमिली मेंबर्स के अलावा अलग अलग लॉट के एप्लीकेशन आपको वहाँ पे लगानी चाहिए। अब अगर मैं वैल्यूएशन पैरामीटर्स की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए लगभग 13 का ईपीएस हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो उसके हिसाब से लगभग 16-17 के पी रेशियो पे हमें ये कंपनी का आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो कोई ज्यादा कॉस्टली वैल्यूएशन नहीं है, लेकिन देखिए क्या पी एक्सपांशन की जो हम बात करते हैं 50-60 का पी रेशियो, तो देखिए इतना लो मार्जिन वाले बिजनेस पे ये कंपनी काम कर रही है। और वहाँ पे सीधा पूरा ये जो बिजनेस अगर आप देखोगे रिटेल वाला बिजनेस ये पूरा वर्किंग कैपिटल पे ही चलता है। जितनी अच्छी वर्किंग कैपिटल आपकी होती है उतना अच्छा बिजनेस आपका लॉन्गेविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी इसी लेवल पे 4 बिजनेस में काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक तरीके से बिजनेस को वैल्यू कर पाना भी मेरे ख्याल से यहाँ पे काफी ज्यादा मुश्किल मुझे यहाँ पे नजर आता है। अगर हम आरओई के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो काफी लो आरओई के बिजनेस पे ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आ रही है। तो देखिए अभी नॉर्मली अगर आप देखोगे 10 से 11% का तो अभी एफडी का रिटर्न चल रहा है। तो ये कंपनी अगर अपने टोटल इक्विटी के ऊपर अगर 8% अगर कमा रही है तो यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ नया काम कंपनी नहीं कर रही है। और वहां पे भी लगभग 50 से 60 करोड़ का डेट लेकर अगर कंपनी इतना कमा रही है तो डेफिनेटली यहाँ पे ये जो कंपनी के फाइनेंशियल्स है वो इतने अच्छे हमें यहाँ पे नजर नहीं आते हैं। अगर हम नेट एसेट वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो ये 158 है। तो ये नंबर मेरे ख्याल से इग्नोर करना ही यहाँ पे सही रहेगा। तो मेरे ख्याल से देखा जाए तो एज होल ये कंपनी इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नजर नहीं आती है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे रिटेल वगैरह के बिजनेस के हिसाब से मार्केट को थोड़ा यहाँ पे लिस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे थोड़ा मार्केट को इंटरेस्ट बनता हुआ नजर आएगा। तो मेरे ख्याल से आपको अगर यहाँ पे अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन अगर आपको देखने को मिलता है, अगर 8 से 9 टाइम का अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर यहाँ पे हो जाता है तो वहाँ पे लिस्टिंग इनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अप्लाई करना चाहिए। बाकी मेरे ख्याल से टोटली आपने ये आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए और लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी ये कंपनी को नहीं देखना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि ईस्टर्न लॉजिका के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।